नाज़रीन, गजा जंगबंदी के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके साथ साथ यूरोप से मजीद फ्लाइट्स इसराइल के लिए कैंसिल हुई हैं और गजा में रेजिस्टेंस ने कुछ टॉप लेवल के ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें इजरायली टैंकों को निशाना बनाने के हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने $3 बिलियन है वो हार्वर्ड का जो फंड है उसको कट कर दिया है। अब आप देखें कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज का किरदार दुनिया में किस यूनिवर्सिटी का बजट जो है वो $3 बिलियन होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज का कितना किरदार है अमेरिका को सुपीरियर रखने में हर फील्ड के अंदर, चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपके सोशल साइंसेज हो, चाहे वो मतलब एक एक शोबे के अंदर जो है वो उनके नजरियात, उनकी बर्तरी जो है वो हमें नजर आती है। तो उसके पीछे कौन है? उसके पीछे ये यूनिवर्सिटीज हैं। इधर से ट्रंप ने ये अनाउंस किया है और साथ ही चाणक्य की स्टेटमेंट आ गई है। उन्होंने हार्वर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फौरी तौर पर उससे भी ज्यादा अच्छी ऑफर के साथ चाइना में वेलकम कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया समझती है कि असल सरमाया क्या है। असल सरमाया ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिसर्च पेपर हैं वो अमेरिका या यूरोप से शाया नहीं हो रहे हैं, वो ऑलरेडी चाइना से हो रहे हैं। इसलिए चाइना ऑलरेडी जो है वो इनोवेशन का हब बन चुका है और अब वो इन स्टूडेंट्स को भी ऑफर दे रहा है। और अमेरिका इस वक्त यानी अमेरिकन जो है वो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज के मामले के पर सबसे ज्यादा परेशान है और ये एक्सट्रीम लेवल की मैडनेस है जो अपनी यूनिवर्सिटीज के साथ ट्रंप इंतजामिया कर रही है। और नाम क्या है, पीछे वजह क्या है? इजराइल कि जी एंटी सेमेटिक है और इस नाम के ऊपर जब से ट्रंप का दौरा हुआ है मिडिल ईस्ट का, तो ईरान और जो गल्फ के ताल्लुकात हैं उनमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया है, क्योंकि ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी की गई तो उसको रिपेयर भी किया जा रहा है और अब ज्यादा शिद्दत के साथ ईरान और गल्फ जो है वो करीब आ रहे हैं। ईरान ने कुछ नया प्रपोजल जो है वो गल्फ कंट्रीज की तरफ भेजा है और ये खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और ईरान का बुनियादी नजरिया यही है कि हम इंटरडिपेंडेंट होंगे, किसी बैरूनी ताकतों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर हमें डिपेंड करना चाहिए। इसके साथ नाज़रीन, हम जिस फिनोमेना की बात कर रहे थे कि अमेरिका और यूरोप की जो लड़ाई है, इसका सबसे बड़ा असर हमें यह देखने को मिलेगा कि अब यूरोप अपने फैसले करेगा, अपनी पॉलिसी बनाएगा और जब यूरोप इंडिपेंडेंट होकर अपने फैसले करेगा तो वो मुल्कों से अपने हिसाब से इंगेज करेगा और उसको नई मार्केट्स चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। तो ये जो इजराइल की कंप्रीहेंसिव सपोर्ट है ये खत्म हो जाएगी। उसका पहला मुजाहरा हमें नजर आ रहा है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो वियतनाम पहुंचे हैं, जहां पर कुछ ही अरसा पहले चाइना के प्रेसिडेंट पहुंचे और अब फ्रांस के प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचे हैं और बड़े अहम तरीन एग्रीमेंट्स वहां पर हुए हैं और यूरोप का यानी कि खरूज हो रहा है। यूरोप अब दोबारा से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए दुनिया में निकल चुका है और अब दुनिया के साथ उसको इंगेज करना है। अब उसके बिहाफ के ऊपर अमेरिका नहीं करेगा, या जो अमेरिका ने बात तय कर दी समझे कि यूरोप भी तय हो गया, तो वो वाला मामला अब नहीं है। तो यही चीज आपको मिडिल ईस्ट के अंदर भी नजर आने वाली है। इसके साथ देखिए कि जो किंग चार्ल्स हैं बर्तानिया के, वो कहां पहुंचे हैं? वो कनाडा पहुंच गए हैं और जो कैनेडियन पार्लियामेंट का ओपनिंग सेशन है उससे किंग चार्ल्स खिताब करने जा रहे हैं। बड़ी गैर मामूली बात है और वहां पर जाने का उनका मकसद ट्रंप को मैसेज देना है, क्योंकि ट्रंप जो है वो कनाडा को एनेक्स करना चाहता है। तो किंग चार्ल्स बर्तानिया के वो वहां पर पहुंच गए हैं और ओपनिंग जो सेशन है उससे खिताब करेंगे। कनाडा और बर्तानिया का रिश्ता यह है कि कनाडा भी बर्तानिया की कॉलोनी रहा है, तो बर्तानिया एक सपोर्ट के तौर पर अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं, किंग को, और ये एक मुनार्क की एक स्पीच होगी जो कनाडा के पार्लियामेंट से वो खिताब करेंगे और मकसद है ट्रंप को जवाब देना। तो ये आप देखेंगे। और कनाडा जो है वो यूरोपीय यूनियन के शामिल होने के वाले से बातचीत चल रही है और कनाडा ने अभी सख्त तरीन मजम्मत इजराइल की की और जंगबंदी का मुतालबा किया और फलस्तीन रियासत के हवाले से उन्होंने बात की। तो देखिए दुनिया बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। ये तमाम सूरत आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो है सीज फायर के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है और हमास के हवाले से खबर यह है कि हमास एग्री कर गई है जो सीज फायर प्रपोजल स्टीव विटकॉफ की तरफ से दिया गया था। हमास उस प्रपोजल को एग्री कर गई है, यानी अमेरिकन प्रपोजल को हमास जो है वो एग्री कर गई है। जरा अल अरेबिया न्यूज देखिए, यानी सऊदी अरेबिया का मीडिया इसको कोट कर रहा है। द मूवमेंट हैज एग्रीड टू विटकॉफ लेटेस्ट प्रपोजल। विटकॉफ प्रपोजल इंक्लूड गारंटीज फॉर अ परमानेंट सीज फायर एंड वी एग्रीड टू इट। 60 दिन की ये इब्तदाई जंगबंदी होगी, जिसके बाद परमानेंट सीज फायर होगा, कैदियों का तबादला होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। तो अब इजराइल के ऊपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये हमास का प्रपोजल नहीं था, ये अमेरिका ने प्रपोजल दिया है जिसको हमास एग्री कर गई है। हालांकि वहां से जो भी प्रपोजल आता है वो एक ऐसा प्रपोजल होता है जिस पर हमास एग्री नहीं कर सकती, वो शरायत ऐसी उसमें रखी जाती हैं। तो अब ये अमेरिका का प्रपोजल है जिसको हमास ने मान लिया है, तो अब प्रेशर जो है वो इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा होगा, वो इसको अब कैसे रिजेक्ट करेगा, और प्रेशर अमेरिकन के ऊपर बहुत ज्यादा होगा कि वो बात जो है वो इजराइल से मनवाएं। स्टीव विटकॉफ जो मिडिल ईस्ट के अंदर बैठे हुए हैं ना और जुबान दी हुई है जिनसे इन्वेस्टमेंट्स लेनी है, वो इन्वेस्टमेंट्स तो काम कर ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता।
तो उनको भी जुबान दे रखी है, अलेक्जेंडर की जो रिहाई हुई है वो भी गारंटी के ऊपर हुई है, तो ये प्रेशर इधर से आएगा। इसराइल के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, अमेरिका का और अमेरिकन के ऊपर प्रेशर होगा इस सारे माहौल का कि आप गारंटीज देकर गए और आपके प्रपोजल के ऊपर हमास एग्री कर गई है, तो आप इसराइल से क्यों नहीं मनवा रहे? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर हमने देखा ना, इसराइल में इस वक्त जब फ्लैग मार्च किया जा रहा है, यरूशलेम के अंदर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, और फ्लैग मार्च क्या है, ये इसराइली जो है वो यरूशलेम की सेलिब्रेशन में ये करते हैं। 67 की जो वॉर हुई थी उसमें सारा जो यरूशलेम है वो इनकी ऑक्यूपेशन के अंदर चला गया था। इससे पहले सारा यरूशलेम इनकी ऑक्यूपेशन के अंदर नहीं था, उसके 67 की वॉर के बाद जो चला गया, तो उसकी कमेमोरेशन के अंदर ये मनाते हैं। और नेतन्याहू की जरा तकबराना स्टेटमेंट देखिए, कहता है यरूशलेम हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा, इस तरह की बातें भी इसने की हैं। और फ्लैग मार्च से पहले बेन गवर जो है ये 1000 सेटलर्स के साथ दाखिल हुआ अलक्सा में, और उसके बाद जो है वो ये फ्लैग मार्च अब वहां पर हो रहा है, मतलब वही बातें और धमकियां। रेजिस्टेंस ने नाज़रीन बड़े ऑपरेशन किए हैं, इजरायली टैंकों को निशाना बनाया है और कुछ और जगहों पर जहां इजरायली फौज मौजूद थी उनको हिट किया है। टारगेटेड ज़ायनिस्ट फोर्स दैट हैज टेकन रेफ्यूजी इन अ हाउस इन बेतलाहिया, एक घर के अंदर मौजूद थी, इसको एंटी पर्सनल मिसाइल के साथ निशाना बनाया। और इसके अलावा 2 इजरायली जो टैंक्स हैं इनको हिट किया है, ये भी बेतलाहिया के अंदर ये ऑपरेशन किया गया है। और इसके अलावा रफा के अंदर इसराइल ने वाइड स्केल जो इवैक्यूएशन ऑर्डर है वो जारी कर दिए हैं। इसराइली मिलिट्री इश्यूज वाइड इवैक्यूएशन वार्निंग फॉर इंटायर रफा खान यूनस इन साउथ गाजा, ये इसराइल की जान, यानी इधर से हमास एग्री कर गई है, साथ ही ये इवैक्यूएशन ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं और हमास ने हिट किया है। और यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है कि रोजाना 600 ट्रक्स दाखिल होने चाहिए गजा के अंदर, तभी जो जरूरियात हैं, जो नीड है फूड की, वो पूरी हो सकती है। इस वक्त जब वो बमुश्किल चंद एक ट्रक्स दाखिल होते हैं, तो 600 ट्रक्स पर डे जब दाखिल होने चाहिए। ये भी इसराइल एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना है, थोड़ी एड दाखिल करना भी एक वेपन ही है। वो आगे देखा ना कि थोड़ी एड है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो एक थोड़ी सी एड पहुंची है तो आगे हजारों लाखों का मजमा है, तो वहां पर क्या मना, तो ये बड़ी बेरहमी है। अच्छा, इसके साथ मजीद जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई हैं। इटली ने बाकी जो अपनी एयरलाइंस थी उनकी फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी हैं। इटालियन एयरलाइन ITA कैंसल्स फ्लाइट्स टू तल अवीव। और इसके साथ जर्मन चांसलर का भी स्टेटमेंट आ गया है और जर्मनी ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। जर्मन चांसलर, द करंट लेवल ऑफ इजरायली अटैक्स ऑन गाजा कैन नो लॉन्गर बी जस्टिफाइड बाय फाइटिंग हमास। बड़ा गैर मामूली स्टेटमेंट है, क्योंकि जर्मनी वो दूसरा मुल्क है, सेकंड नंबर के ऊपर है, जिसने सबसे ज्यादा असलहा इसराइल को दिया है। अब भी उनकी आर्मी जो है वो किसी न किसी सतह पर इसराइल से एंगेज कर रही होगी, लेकिन जर्मन चांसलर जो है वो उस कवर को, उस शील्ड को हटा रहा है और ये कह रहा है कि अब इसको मजीद ये नहीं कहा जा सकता कि यहां पर हमास से लड़ा जा रहा है। अब देखना बहुत देर की, लेकिन अब ये मजबूर हो रही है गवर्नमेंट्स, तो ये वो शील्ड जो है वो इसराइल से हटती चली जा रही है और इट्स टाइम फॉर एन इमीडिएट सीजफायर। जर्मनी से ये स्टेटमेंट आ गई है एंड वी कॉल ऑन हमास एंड इसराइल टू अचीव इट। अब जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर एक और इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेवरल यूरोपियन कंट्रीज आर कॉलिंग फॉर एन एंड टू द पार्टनरशिप विद इसराइल ड्यू टू एक्शंस इन गाजा। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे यूरोपियन ममालिक जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इसराइल के साथ जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको खत्म किया जाए। और डेनमार्क की स्टेटमेंट देखिए, डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर की, वी मस्ट प्रेशर इसराइल एंड इट इज अनएक्सेप्टेबल दैट एड इज नॉट अलाउड इनटू गाजा। तो यूरोप की मजबूरियां, बदलती दुनिया और इसराइल ऑन ग्राउंड हारा हुआ और ना कोई जीतने के चांसेस, बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिलाकर इन गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं। और इसराइल के अंदर सूरत हाल यह है कि इन्फ्लेशन राइज करती चली जा रही है, लाइफस्टाइल जो इसराइली सेटलर्स का मुतासर होता चला जा रहा है, इकोनॉमी डैमेज होती चली जा रही है। इसराइल टू होल्ड इंटरेस्ट रेट एज इन्फ्लेशन राइजेस अमिड वॉर ऑन गाजा। और यार गुलान की फिर स्टेटमेंट्स आई हैं और उसने कहा है कि द वॉर इज पॉलिटिकल एमिड एट बाइंग नेतन्याहू मोर टाइम। ये पॉलिटिकल वॉर है, यानी बस नेतन्याहू अपने सर्वाइवल के लिए, इसका कोई ताल्लुक इजराइल की स्ट्रेटेजिक विक्ट्री के साथ नहीं है, इसलिए वो होनी भी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड फैक्टर्स को देखे बगैर ये जंग लड़ी जा रही है। नेतन्याहू बायस पावर विद मनी व्हाइल सोल्जर्स एंड किडनैप सोल्जर्स पे द प्राइस विद देयर लाइव्स। ठीक है, ये जनाब अंदर एक पूरी खाना जंगी है, खाना जंगी का एक फेज है जो इसराइल के अंदर हम देख रहे हैं। इसके साथ जब से ट्रंप का नाज़रीन दौरा हुआ है और ईरान के खिलाफ बातें की गई और ईरान का पहले बहुत सख्त रद्दमल आया, फिर इधर से भी दौरे हुए और आपस में कम्युनिकेशन हुई, तो वो जो थोड़ा सा उतार चढ़ाव था, थोड़ी सी तलखी थी, उसको भी रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक सऊदी अरेबिया और ईरान का राब्ता नहीं हुआ, लेकिन ईरान से भी प्रपोजल्स आ रहे हैं और ईरान का जो विजन है वो ये है कि अमेरिका की मुदाखलत इसमें ना हो, इसराइल की डोमिनेंस ना हो। और पहले ईरान इसके लिए कोशिशें कर रहा था, ये बात भी कन्वे कर रहा था, लेकिन अब ट्रंप के दौरे के बाद ईरान ने अपनी जो एफर्ट्स है उनको और तेज कर दिया कि यहां पर तो फिर वही प्रोजेक्ट जब लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, तो ईरान ने अपनी एफर्ट्स जब तेज कर दिया। अब जरा देखिए, ईरान इन टॉक्स
with Gulf states to expand cross-border energy exchange. Recently echoed the vision stating Iran is striving to become a regional energy hub. रशिया चाइना से भी कॉरिडोर्स बन रहे हैं और ईरान जो है वो गल्फ स्टेट्स के साथ एनर्जी और क्रॉस बॉर्डर जो है ये चीजें जो डिस्कस कर रहा है। इससे पहले उन्होंने एक रीजन के हवाले से मुकम्मल सिक्योरिटी जो मैकेनिज्म है वो भी, और पर्शियन गल्फ के अंदर नेवल जो कोalition है वो भी बनाने की ईरान ऑफर कर चुका है। तो ये क्वेश्चन है वो तेज हो चुकी हैं। इसके साथ आप देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ट्रंप ने हार्वर्ड को निशाने के ऊपर ले लिया और हार्वर्ड आगे से रेजिस्ट कर रहा है, स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। जज का फैसला भी यानी कोर्ट का फैसला भी ट्रंप के खिलाफ आया, लेकिन फिर ट्रंप ने आज बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए $3 बिलियन है वो वापस ले लिए हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है अमेरिका के अंदर इस वक्त। देखे ना, यानी अब वे गजा की जंग है, पहुंची कहां पर है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और ट्रंप पैसे निकाल रहा है, अमेरिकन मुतासर हो रहे हैं और ओवरऑल अमेरिकन एम्पायर मुतासर हो रहा है। इस वक्त अगर अमेरिकन को सबसे ज्यादा वो चीज मुतासर कर रही है तो वो ये यूनिवर्सिटीज वाला मामला है। यूनिवर्सिटीज तो फिर यूनिवर्सिटीज है ना, और वो भी हार्वर्ड की हम बात कर रहे हैं। $3 बिलियन वो कह रहा है कि विड्रॉ कर रहे हैं एंटी सेमेटिक, चूंकि ये इंस्टीट्यूशन है, एंड डोनेटिंग इट टू अदर स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री, और ये बाकी स्कूल्स को भी जो एंटी सेमेटिक है उसको डोनेट कर रहा है। तो ये जनाब, साथ ही चाइना की स्टेटमेंट आ गई है। आफ्टर ट्रम्प्स हार्वर्ड बैन, चाइना इनवाइट स्टूडेंट्स विद ऑफर्स। चाइना ने जनाब जो है वो और मजीद ऑफर्स दे दिए। हार्वर्ड फेस लीगल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल आफ्टर ट्रम्प revokes its ability to admit foreign students, but China responds with open offers. चाइना ने उससे भी ज्यादा ऑफर्स के साथ जब स्टूडेंट्स को कहा कि हमारे पास आए। तो ये बहुत बड़ा एसेट्स हैं। और मैंने आपको पहले भी ये स्टोरी सुनाई है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी और उसी अरसे के अंदर यूरोपियन, खासकर जर्मन साइंटिस्ट थे, खासकर जो अमेरिका गए और फिर उन्होंने जो टेक्नोलॉजी वहां पर बनाई और फिर सबसे बड़ा बॉम्ब जो न्यूक्लियर उन्होंने बनाया, इसी ने फतह दी। और जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया वो था अमेरिकन, लेकिन यहां पर उस वक्त स्टडी कर रहा था और साथ अपने साथ बहुत सारे यूरोपियन और जर्मन साइंटिस्ट को वो लेकर गया। तो ये बहुत मैटर करती हैं चीजें। तो अब जनाब चाइना कह रहा है कि वी आर ओपन और हमारे पास आए हम ज्यादा, और यही बात फ्रांस से भी और ब्रिटानिया भी और नॉर्वे, बहुत सारे मालिक ऑफर्स दे रहे हैं। मैक्रोन जो है वो जनाब कहां पहुंच गए हैं? वो पहुंच गए हैं वियतनाम। अब ये एक दौरा नहीं है, दौरे तो होते रहते हैं, ये एक दौरा नहीं है, ये एक नए इरा का आगाज है, ये एक नए फिनोमेना का आगाज है जिसमें यूरोप अब एक्सपैंड करेगा, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ इंगेज करेगा, मुख्तलिफ रीजन्स के साथ इंगेज करेगा, अपनी सिक्योरिटी, अपनी इकोनॉमी, उसके लिए नई डील्स करेगा, नए मुआहदे करेगा, नए तरीके से बात करेगा, करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका पहला इजहार जब हमें वियतनाम के अंदर नजर आया। हालांकि वियतनाम के साथ तो बड़ी तलख जाते हैं फ्रांस की। वियतनाम फ्रांस की कॉलोनी था, यानी ब्रिटानिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट में था, तो फ्रांस कहां था? ये साथ वियतनाम के अंदर। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटानिया चला गया सब कॉन्टिनेंट से, लेकिन फ्रांस नहीं गया, और फिर भरपूर लड़ाई हुई है वियतनाम के अंदर। और 1954 के अंदर बहुत मेजर डिफीट जब वो फ्रांस को हुई और फिर फ्रांस की फौजें यहां से निकली, यानी भरपूर जंग हुई है। उसके बाद फ्रांस यहां से निकला, बड़ी तलख यादें। और जब चाइना के अभी प्रेसिडेंट आए हैं तो उन्होंने वो जो आर्टिकल लिखा वियतनाम के सबसे बड़े अखबार के अंदर, उसमें जो अमेरिकन आए थे वियतनाम के अंदर वो भी, और जो फ्रांस आया था उसके बारे में भी चाइना के प्रेसिडेंट ने लिखा कि उन्होंने क्या यहां पर जुल्म सितम ढाए। तो फ्रांस के सदर जब वहां पर पहुंचे और वहां पर बहुत बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं, और इसका बुनियादी मकसद जो ट्रंप ने तिजारती जंग छेड़ी है, अब उसके मुताबिक ये सारे। मैक्रोन विजिटेड हनोई यानी कि दारुल हुकूमत, सीकिंग टू बूस्ट फ्रांस इन्फ्लुएंस इन इट्स फॉर्मर कॉलोनी, ग्रैपलिंग विद थ्रेट्स ऑफ क्रिपलिंग यूएस टैरिफ। अमेरिकी टैरिफ की वजह से अब वो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अब बातचीत कर रहे हैं। इधर वियतनाम के ऊपर जो है वो अमेरिका ने प्रेशर डाला हुआ है कि ये बातें मानो नहीं तो 40% टैरिफ जब तुम्हारे पर लगा देंगे। वियतनाम का मसला नहीं है, चाइना साथ खड़ा हुआ है। यूरोप जो है उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई एम कमिंग हियर टू स्ट्रेंथन आवर टाइज इन की एरियाज, ये मैक्रोन कह रहे हैं। डिफेंस, इनोवेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, कल्चर एक्सचेंज, और इसके अलावा प्लेन परचेज और कॉपरेशन ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, रेलवेज, एयरबस, अर्थ ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट्स एंड सनोफी वैक्सीन। ये बहुत सारे फील्ड्स के अंदर उनके मुआहदे हुए हैं, स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं वो। ठीक है, ये बहुत सारे मुआहदे हो गए। फ्रांस मैक्रोन कॉल्स फॉर वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन लॉ इन वियतनाम। तो लॉ की तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं गजा के अंदर, तो ये तो देखे ना कुछ तो करना पड़ेगा। राइटर, फ्रांस वियतनाम साइंस एयरबस डील ऑन मैक्रोन विजिट्स हनोई। एयरबस डील हुई है, फ्रांस वियतनाम साइंस डील वर्थ $10 बिलियन एज मैक्रोन विजिट्स हनोई। एसोसिएटेड प्रेस, France Macron on visit to Vietnam urged for greater cooperation in defense and trade. France Macron secures major Airbus deal during Vietnam visit. तो अब आप देखिए कि वियतनाम पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस तो चाइना का है और चाइना के प्रेसिडेंट बड़ा जबरदस्त दौरा करके गए हैं। अब फ्रांस आ रहा है और यूरोप को दोस्ती का हाथ बढ़ा रखा है चाइना ने।
वियतनाम जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेस्टर्न ब्रांड्स है, उनकी कंपनीज है, उनके जो कारखाने हैं ना वो वियतनाम में लगे हुए हैं। यहां से भी चीजें बनकर जाती हैं उनके बड़े ब्रांड्स की। और बहुत देखिए उसका रॉ मटेरियल कहां से आता है? चाइना से। तो वियतनाम बाकी सबको तो रेजिस्ट कर सकता है, चाइना को नहीं। चाइना से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सारी इंडस्ट्री चाइना के ऊपर खड़ी हुई है, क्योंकि रॉ मटेरियल सारा चाइना से आता है। तो ये वियतनाम की बहुत ज्यादा अहमियत है। और रेयर अर्थ मिनरल्स भी उनके पास है। तो यूरोप इधर पहुंच गया और यूरोप को चाइना ही ने दोस्ती की ऑफर कर रखी है, और यूरोप की अमेरिका के साथ एक फड्डा है। और यूरोपीय यूनियन क्या सरेंडर करेगा अमेरिका के सामने, ये भी 1 जून तक ये भी पता चल जाएगा। किंग चार्ल्स, बड़ा गैर मामूली इस वक्त उनका विजिट हो रहा है, और शायद बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा कोई विजिट होने जा रहा है। मतलब आलमी सियासत के अंदर इस तरह का पहला दौरा किंग का जो है वो होने जा रहा है। और किंग चार्ल्स जो है वो कनाडा पहुंच गए हैं, और चूंकि अभी नई गवर्नमेंट आई है तो ओपनिंग सेशन जो पार्लियामेंट का होने जा रहा है उससे किंग चार्ल्स जो है वो खिताब करने जा रहे हैं। और ये एक होता है ना कि भाई वैसे ही एक इज्जत, ऑनर, वो सारी चीज। बुनियादी मकसद क्या है? ट्रंप को जवाब देना कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि कनाडा को एनेक्स करेंगे, तो बर्तानिया जो है वो एक सपोर्ट कनाडा के लिए शो कर रहा है, ठीक है? क्योंकि कनाडा जो है उसकी हिस्ट्री यह है कि कनाडा बर्तानिया की कॉलोनी था, अमेरिका भी बर्तानिया की कॉलोनी था एक वक्त में, बर्तानिया और फ्रांस दोनों की ये कॉलोनी रहा है। तो कनाडा जो है उसको सपोर्ट, और कनाडा के हवाले से भी डिस्कशन जारी है, अभी कनाडा के वज़ीर आज़म होकर गए हैं, यूरोपीय यूनियन का उसको हिस्सा बना लिया जाए। क्योंकि यूरोपीय यूनियन भी, ग्रीनलैंड, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ मसला, तिजारती जंग अमेरिका, और कनाडा भी अमेरिका से मसला, तो कनाडा भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाए, ये डिबेट भी जारी है। किंग चार्ल्स टू ओपन कैनेडियन पार्लियामेंट अमिड यूएस टेंशंस, एक होता वैसे ही बुलाया है, नहीं, अमिड यूएस टेंशंस। किंग चार्ल्स टू डिलीवर द थ्रोन स्पीच, थ्रोन कहते हैं ना मतलब वो जो बादशाह होता था जमहूरियत से पहले, एंड ओपन कनाडाज न्यू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, a symbolic move interpreted as a response to US President Donald Trump repeated annexation remarks and mounting trade tensions। बार बार जो है वो धमकियां चुके लगाई जा रही हैं। तो आप देखिए दुनिया कैसे फैसले कर रही है, ठीक है ना? दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है, और वही ममालिक आगे बढ़ सकेंगे, मतलब अपनी ताकत बरकरार रख सकेंगे जब वो बदलती रियलिटीज को समझेंगे। और फ्यूचर में कोई इजराइल का हिस्सा नहीं है, कोई उसकी जरूरत नहीं है, कोई उसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है? और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क से सख्त तरीन बयानात आ चुके हैं इजराइल के खिलाफ पूरे यूरोप से, और जर्मन चांसलर का बयान आपके सामने रखा, फ्यूचर में कोई डिस्कशन नहीं है इजराइल की या उसकी कोई जरूरत। अच्छा, तो ये एक सूरत हाल है। और यूक्रेन का मामला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, और ये भी यूरोप को पुश करेगा कि वो मिडिल ईस्ट का मसला सॉल्व करे, मिडिल ईस्ट के अंदर वो ड्रैग ना हो, मिडिल ईस्ट में इस अननेसेसरी एग्रेशन को वो सपोर्ट ना करे, क्योंकि यूक्रेन का मसला असल उसका मसला है, और वहां पर मामला बिगड़ रहे हैं, बहुत बिगड़ रहे हैं। रशियन फौजें कैपिटल की तरफ आ रही हैं, और यूरोप को फैसला करना है, अगर कैपिटल भी गया तो पूरा यूक्रेन रशिया के पास होगा, और ये तो यूरोप की तबाही है अगर पूरा यूक्रेन रशिया ले जाता है। और कोई फिलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। तो यूरोप ने क्या किया है, अभी खबर ये आ रही है कि की वेस्टर्न जो एलाइज हैं, इन्होंने तमाम जो लिमिट्स थी, जो रिस्ट्रिक्शंस थी यूक्रेन के हवाले से, वो खत्म कर दी असला सप्लाई के हवाले से। यानी ये था ना कि ये वाला असला देना है, ये नहीं देना, लॉन्ग रेंज देने हैं, ये नहीं देने, वो तमाम रिस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म कर दी गई हैं। ये बड़ी गैर मामूली बात है। और रशिया ने कहा है कि जो आर्म्स ट्रीटीज थी असलिया को कंट्रोल करने के हवाले से, वो सारी खत्म हो रही हैं। और जो बाल्टिक सी है वहां पर नेटो अपनी प्रेजेंस और बढ़ा रहा है। हालांकि सारी जंग इसलिए है कि नेटो रशियन बॉर्डर से पीछे हटे, और नेटो बाल्टिक सी के अंदर भी पहुंच रहा है। ये बड़ा बहुत ही ये वर्ल्ड वॉर है। देखें, दोनों आलमी जंगें यूरोप के अंदर लड़ी गई हैं। अगर ये मसला हल नहीं होता, ये आलमी जंग है, और कीव को ले लेने से भी जंग खत्म होने वाली नहीं है। वो सारा रशिया ले जाएगा, यूरोप इसको भी कबूल नहीं करेगा, और फिर करेगा क्या? फौजें भेजेगा, तो आलमी जंग है, और खामोशी के साथ भी नहीं बैठ सकता। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने, और उनकी इकोनॉमी और उनकी कंपनीज, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस उनके सामने हैं। इससे उनको निपटना है, और गजा की जंग वो बिल्कुल इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोगा करें, इजाजत, अल्लाह हाफिज।